यस मैम, विजिबल है अभी मुझे तो। दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं वैसे भी। ठीक है ठीक है, क्योंकि आधे लोगों को दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है अभी। अ, देखो, क्या ठीक है। लगता है। एनीवेज, जितना हाई कोर्ट के पास पावर है इन इशूइंग रिट्स, उतना पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द हाई कोर्ट हैज अ पावर टू इशू रिट्स फॉर पर्पस अदर देन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो यूजुअली जो रिट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट के टूटने पर ही इशू होते हैं। कहीं कोई फंडामेंटल राइट टूट रहा है, कहीं कोई फंडामेंटल राइट का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, उसका गलत यूज़ हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ही रिट इशू होते हैं। बट हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि अदर देन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक है अगर, तो उस पे भी रिट इशू करने का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। उतना पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। यूजुअली सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर है, बट इन रेस्पेक्ट टू रिट्स, अगर रिट की बात करें, रिट इशू करने की बात करें, तो उसके रिलेटेड सबसे ज़्यादा पावर हाई कोर्ट के पास है। और हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर ही रिट्स नहीं इशू कर सकती है, उसके अलावा भी किसी भी पर्पस के लिए अगर हाई कोर्ट को लगता है कि रिट्स इशू होने चाहिए तो वो रिट्स इशू कर सकती है। नाउ एक कुछ हाई कोर्ट इज एम्पावर टू इशू फॉलोइंग रिट्स। ये 4-5 तरह के रिट्स हैं जो हाई कोर्ट इशू कर सकती है। एक होता है हैबेस कॉर्पस का रिट। तो हैबेस कॉर्पस का रिट क्या बोलता है? इफ द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज मालाफाइड, किसी को गलत तरीके से डिटेन करके रखा है, इम्प्रिजेंट करके रखा है, बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, तो ये फंडामेंटल राइट टूट रहा है, उसके रिलेटेड उसको ठीक करने के लिए हाई कोर्ट ने एक रिट को इशू किया है जिसका नाम है हैबेस कॉर्पस। तो हैबेस कॉर्पस के रिट के हिसाब से अगर कोई भी डिटेंशन, किसी पर्सन को डिटेन किया है गलत तरीके से, मालाफाइड तरीके से, मैनिपुलेटिव तरीके से, और वेन एवर अ पर्सन इज डिटेन्ड विदाउट जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन के बिना उसको डिटेन किया गया है, जिस पुलिस के पास पावर ही नहीं है उसने उसको डिटेन किया है, इसीलिए द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इज इशूड। इट इज़ अ कमांड एड्रेस टू अ पर्सन हु एलेज टू हैव अनदर पर्सन अनलॉफुली इन हिज कस्टडी। किसी ने किसी को अनलॉफुली अपनी कस्टडी में रखा है, तो आप क्या करोगे? आप हाई कोर्ट के पास जाओगे, आप बोलोगे कि हैबेस कॉर्पस का रिट इशू करो। तो हाई कोर्ट जब हैबेस कॉर्पस का रिट इशू करेगी तब उस बंदे को उसकी कस्टडी से निकाला जा सकता है, और निकालना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने मालाफाइड तरीके से उसको डिटेन करके रखा है, उसका डिटेंशन करके रखा है, उसको अपनी कस्टडी में अनलॉफुली रखा है। रिक्वायरिंग सच पर्सन टू हुम कमांड इज एड्रेस्ड। तो ये हैबेस कॉर्पस में कमांड देगा हाई कोर्ट उस बंदे को जिसने इलीगली, अनलॉफुली किसी को कस्टडी में रखा है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, या मालाफाइड तरीके से, कोई भी गलत तरीके से, नॉट विद द प्रॉपर लीगल व्यू, गलत तरीके से अगर उसको डिटेन किया है, तो हाई कोर्ट हैबेस कॉर्पस का रिट इशू करेगी उस बंदे के लिए कि इसको तुम जो है वो अपनी कस्टडी से छोड़ दो। तो टू प्रोड्यूस और ब्रिंग द बॉडी ऑफ सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, तो उसको लेके आ जाओ कोर्ट में, ऐसा कोर्ट बोलेगी, उसे बोलेंगे हैबेस कॉर्पस का जो है वो रिट है। नाउ दूसरा है राइट ऑफ मैंडमस। द टर्म मैंडमस मीन्स वी कमांड। तो ये ऐसा हाई कोर्ट का मैंडमस जो रिट है उसका नाम ही मैंडमस है। मतलब अगर हाई कोर्ट को कुछ भी कमांड करना है, कोई भी रिलेटेड केस पे कमांड करना है, तो वो ये जो होगा ना, ये किसी एक चीज़, जैसे ये डिटेंशन से रिलेटेड है, ये किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है। मैंडेमस का मतलब है कि हाई कोर्ट कमांड कर सकती है कोई भी चीज़, ये तुम करो, या तुम ऑफिस पहुंचो, या तुम ये नौकरी छोड़ दो, या तुम इतना, जो भी कोर्ट को लगता है कि उनको कमांड करना है, तो ये पावर हाई कोर्ट के पास है, और इस रिट का नाम है राइट ऑफ मैंडेमस। तो कोर्ट भी जो है वो रिट डिसाइड करती है कि केस क्या है, उस हिसाब से वो रिट इशू होता है। अगर मालाफाइड डिटेंशन है तो हैबेस कॉर्पस का रिट इशू होगा,
अगर कोई और केस है जहाँ पे कोर्ट को कमांड करना है तो वहाँ पे रिट ऑफ मैंडेमस इशू होगा. द टर्म मैंडेमस मीन्स वी कमांड एंड दिस रिट इज इशू टू अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर अ लॉ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी. कोई स्पेसिफिक ड्यूटी उनको परफॉर्म करानी है कोर्ट को, तो वो मैंडेमस का रिट जो है वो इशू करेंगे. इन अदर वर्ड्स, द रिट ऑफ मैंडेमस compels the authority to perform that duty which such authority is required to perform under the law. अब ये कमांड हाई कोर्ट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कर सकती है, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी कर सकती है, किसी पुलिस स्टेशन को भी कर सकती है कि वही कमांड आप ये करो, वही कमांड आप ऐसा करो. तो एक अथॉरिटी को भी कमांड कर सकती है हाई कोर्ट. तो जो भी अगर कुछ कमांड करेगी जब हाई कोर्ट, तो उसको बोलेंगे रिट ऑफ मैंडेमस. फिर है रिट ऑफ certiorari. The writ of certiorari is to keep judicial body and administrative tribunal within the limits when an inferior courts take up a hearing of a matter over which it has no jurisdiction. तो ये writ of certiorari जो है ये कोर्ट से रिलेटेड है. अगर कोई नीचे का कोर्ट, मतलब इंफीरियर कोर्ट, अगर कोई बड़ा कोर्ट अवेलेबल है जैसे कि हाई कोर्ट, उसके नीचे के कोर्ट ने अपने ट्रिब्यूनल में जो उसके नहीं आता है वो केस, उसका हियरिंग ले लिया जिसका उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, एंड इफ कोर्ट हियर्स दैट मैटर एंड गिव्स अ डिसीशन, मतलब वो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, फिर भी वो आपने केस ले लिया, उस कोर्ट ने, उस जो भी लोकल बॉडी कोर्ट होगा वहाँ का, उस कोर्ट ने उसको डिसीशन भी दे दिया, फिर एग्रीव्ड पार्टी के पास the aggrieved party over by the decision has to move to superior court. तो अगर जब ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग एक अज्यूम करते हैं कि एक पूना से रिलेटेड कोई केस है जो मुंबई के कोर्ट में गया और फिर मुंबई के कोर्ट ने उसका डिसीजन भी दे दिया और डिसीजन हो गया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, एक तो केस भी ले लिया ऊपर से डिसीजन भी दे दिया. ठीक है, डिसीजन दे दिया. अब डिसीजन जो मेरे खिलाफ आया या मेरे लिए भी आया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो भी डिसीजन आया, तो मैं अगर एग्रीव्ड हूँ, मैं अगर नाराज़ हूँ, मुझे अगर कंप्लेन करनी है, अपील करनी है, तो मैं पहले तो इसके लिए क्या अपील हो सकती है, उसके लिए मैं कोर्ट को, हायर कोर्ट को रिट की मांग करूँगी और उस रिट का नाम होगा सर्टियोररी. रिट ऑफ सर्टियोररी उसका नाम होगा. क्यों? क्योंकि ये जो रिट है वो यही बताता है अगर कोई इंफीरियर कोर्ट ने ऐसा कोई केस हैंडल किया है जो उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, तो आपको रिट की मांग करनी है और फिर कोर्ट रिट इशू करेगी, रिट ऑफ सर्टियोररी, जिसमें कोर्ट बताएगी, ऑर्डर देगी कि आपने ये जो डिसीशन है वो आपका डिसीशन सेट असाइड हो जाएगा, आपका ये डिसीशन मान्य नहीं है. फिर उसकी प्रोसीडिंग जिस एक्चुअल कोर्ट में होनी चाहिए, पूना में होनी चाहिए, तो वहाँ होगी. ठीक है, तो रिट ऑफ सर्टियोररी कब होगा? जब कोई इंफीरियर कोर्ट, नीचे का कोर्ट, उसको अगर जो भी मतलब हायर अथॉरिटी नहीं, जो लोअर अथॉरिटी वाला कोर्ट है, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है मैटर, फिर भी उसने हियरिंग को टेकअप किया, उसके बाद उस पर डिसीशन भी दे दिया, यहाँ तक बात खत्म हो गई. अगर कोई एग्रीव्ड नहीं है तो रिट ऑफ सर्टियोररी का क्वेश्चन ही नहीं आता है. बट रिट ऑफ सर्टियोररी का क्वेश्चन कब आएगा? जब कोई एग्रीव्ड है, दोनों पार्टीज में से कोई भी एग्रीव्ड है और उसको उस डिसीशन को मान्य नहीं है, तो वो जाएगा हायर कोर्ट के पास और वो मांग करेगा कौन से रिट की, सर्टियोररी के रिट की मांग करेगा और वो बोलेगा कि आप ये रिट इशू करो. तब हाई कोर्ट ये रिट इशू करेगी और बताएगी कि इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दो, साइड में रख दो, दिस ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल. दूसरा है रिट ऑफ प्रोहिबिशन. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड द रिट ऑफ सर्टियोररी, बोथ ऑफ देम हैव वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. प्रोहिबिशन मतलब क्या? किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना. प्रोहिबिट मतलब इट्स नॉट अलाउड. कोई भी रिट, कोई भी अगर चीज़ को कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ऐसी कोई भी चीज़ है जो नॉट अलाउड करना है, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में लिकर, अल्कोहल, तंबाकू, टोबैको, ये सब प्रोहिबिट करना है, तो अगर आप कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जाते हो कि आप रिट इशू करो, तो हाई कोर्ट अगर रिट इशू करती है एक पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो फिर उसको बोलेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन. दोनों में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज दोनों ही जो है वो एक किसी ऑर्डर देते हैं एक जुरिस्डिक्शन को
यहाँ पे जुरिस्डिक्शन को, एक एरिया को एक ऑर्डर देते हैं, कोर्ट को एक जुरिस्डिक्शन को ऑर्डर देते हैं, जबकि मैंडेमस जो है वो कमांड करता है किसी को भी कुछ, किसी अथॉरिटी को, किसी पर्सन को कुछ परफॉर्म करने के लिए। हैबेस कॉर्पस कब होगा? जब डिटेंशन किसी का मालाफाइड तरीके से हुआ है। पांचवा और लास्ट रिट, ये रिट हमको इम्पोर्टेंट मतलब हमको पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज भी वी शुड नो कि हाई कोर्ट के पास पावर है ये 5 रिट का। तो रिट ऑफ को वारंटो, को वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और शो द अथॉरिटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिट is to person who has wrongfully or unlawfully taken the possession of office from or illegally। अगर किसी ने किसी का- कोई अथॉरिटी बन के काम किया है, वो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है, वो कस्टम्स ऑफिसर नहीं है, उसने को वारंटो किया है, मतलब को वारंटो का रिट उसके अगेंस्ट इशू होगा कि तुमने किस अथॉरिटी से ये काम किया, यू आर नॉट दी डेजिग्नेटेड ऑफिसर। फॉर एग्जांपल कि कमिश्नर के पास कुछ पावर्स होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर के पास कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर ने वो पावर यूज़ करके कुछ ऐसा साइन किया या ऐसी कोई चीज़ अप्रूव की जो उसके लिस्ट ऑफ पावर में आती ही नहीं है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट ऑफ को वारंटो इशू करेगी कि तुमने कौन सी अथॉरिटी से ये जो लॉ है, ये मतलब ये जो अप्रूव की है फाइल, कौन सी अथॉरिटी से तुमने अप्रूव की है। यू आर नॉट अथोराइज, आप डिप्टी कमिश्नर की पोजीशन पे हो, कमिश्नर की पोजीशन पे नहीं हो। ये एक एग्जाम्पल है। मोर और लेस पावर्स सेम होते हैं, बट प्रिंसिपल कमिश्नर को अलग पावर्स होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलग पावर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स को अलग पावर होते हैं, या किसी और सुप्रिंटेंडेंट या अलग ऑफिसर को अलग पावर्स होते हैं। तो जब कोर्ट को वारंटो देना है, रिट ऑफ को वारंटो देना है, मतलब कोर्ट ये पूछ रही है बाय व्हाट वारंटी, आप अथॉरिटी दिखाओ, किस अथॉरिटी से आपने रॉन्गफुली ये ऑफिस को पजेस किया, मतलब ऑफिसर की जगह पे बैठ गए हो, आप ऑफिसर का काम करने लगे हो, कमिश्नर के जैसे बिहेव कर रहे हो, कमिश्नर का काम कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है उसके ऑफिस में जाके बैठ जाना ही एक्चुअली में उसके ऑफिस में जाके बैठ जाएगा तो उसमें को वारंट होगा। उसके ऑफिस में बैठना लिटरली उसका मतलब नहीं है। उसके ऑफिस में बैठना मतलब उसके बिहाफ पे या उसके जो उसके पावर्स हैं वो खुद के पावर समझ के ऐसा कोई भी एक्ट करना जो कि रॉन्गफुली किया गया हो या अनलॉफुली किया गया हो। तो इलीगली इज आस्क्ड टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड सच ऑफिस कंटिन्यूइंग इन ऑफिस, या फिर कोई अगर उसके पास पावर नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर भी वो उसी ऑफिस में बैठ के वही काम कर रहा है, तो उसको क्या अथॉरिटी है कि उसी ऑफिस में कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे केसेस में रिट ऑफ को वारंटो इन नेचर ऑफ जुडिशियल रेमेडी बाय विच एनी पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस अनलॉफुली इलीगली इज आस्क्ड टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स सच ऑफिस। उसमें उसको निकाला नहीं जाता है, को वारंटो में उसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अथॉरिटी से आपने ये किया। अगर उसके पास कुछ राइटफुल आंसर है, उसके पास कुछ स्टेटमेंट है, उसके पास कुछ वैलिड रीज़न है, तो अलग बात है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन देगा। बट रिट ऑफ को वारंटो डज नॉट से कि तुरंत ही उसको सस्पेंड कर देंगे या उसको निकाल देंगे, वैसा नहीं है। रिट ऑफ को वारंटो में इट्स जस्ट आस्किंग कि बाय व्हाट अथॉरिटी कि आपने ये जो रॉन्गफुली या अनलॉफुली किया है, ये उसका कोई डिसीशन नहीं है। इट्स जस्ट अ रिट ऑफ बाय व्हाट अथॉरिटी टू शो कि किस रीज़न से आप ये ऑफिस अभी भी होल्ड करके बैठे हो, या किस रीज़न से आपने इस केस को ये साइन दिया या इस पर्टिकुलर फाइल को अप्रूव किया, या किस रीज़न से इस पर्टिकुलर फाइल को डिसअप्रूव किया। तो जो भी कुछ हो। अब स्टे ऑर्डर क्या है? स्टे ऑर्डर मीन्स एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू स्टे and implementation of order or stop any proceedings by which applicant is aggrieved। तो ये टर्म हमने बहुत बार सुना है कि कोर्ट जो है वो स्टे ऑर्डर देती है बहुत सारे केसेस में, जहाँ पे वो बोलती है कि जहाँ पर ही केस है वहीं पर ही रुको। स्टे ऑर्डर है उसके लिए मतलब आगे उसमें प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। द एप्लीकेंट ऑफ स्टे मस्ट बी अकम्पेन्ड विद द मेन एप्लीकेशन। तो स्टे का एप्लीकेशन अगर आपको करना है, कोर्ट को मांगना है कि आप स्टे ऑर्डर दो इसमें, तो आप जब स्टे ऑर्डर का एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टे करोगे, उसके साथ आपका मेन एप्लीकेशन जो आपने पहले केस दिया है वो भी आपको देना है। एंड द सेम मस्ट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। उसके साथ आपको एफिडेविट देना है, तब जाके आपको स्टे ऑर्डर मिलेगा। स्टे ऑर्डर इज गिवन बाय कोर्ट
टू अवॉइड द सीरियस इनजस्टिस, अगर कोर्ट को लगता है कि सीरियस इनजस्टिस होगा, अगर हमने अभी डिसीजन दे दिया तो किसी गुनहगार जो नहीं होगा उसको सज़ा मिल जाएगी या कुछ भी इनजस्टिस होने के चांसेस है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट को पावर दिया गया है कि आप ऑर्डर को स्टे कर दो, जो भी ऑर्डर दिया गया उसको स्टे करो, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टे ऑर्डर कोर्ट देती है टू अवॉइड सीरियस इनजस्टिस बीइंग कॉज्ड टू बी अग्रीव्ड caused to aggrieved applicant by implementation of any such order or any such proceeding। कोर्ट को लगता है कि कोई ऑर्डर तो पास हो गया है किसी कोर्ट से, बट ये जो ऑर्डर है उसका अगर इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को अगर पनिशमेंट है, कुछ भी इम्प्रिजनमेंट है, उसका ऑर्डर है, बट कोर्ट को लगता है कि ये जो है इसको स्टे ऑर्डर आना चाहिए और ये अपील में जाना चाहिए या इस पर रिव्यू होना चाहिए या कुछ और रिवीजन होना चाहिए, कोर्ट को अगर लगता है तो, या फॉर एनी अदर रीज़न कोर्ट को लगता है कि इसमें इनजस्टिस होने के चांसेस हैं, तो ऐसे केसेस में कोर्ट उस ऑर्डर पे स्टे लगा देती है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन वहीं के वहीं रुक जाए। वो नाम से ही समझ में आता है कि ऑर्डर को रहने दो, स्टे ऑर्डर, उस पर आगे काम नहीं करना है। नाउ इंजंक्शन कब होता है? जब कोर्ट इंटरवेन करती है। इंजंक्शन इज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट प्रोहिबिटिंग समवन डूइंग सम एक्ट और कमांडिंग समवन टू अनडू सम रॉन्ग और इंजरी। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या कोई कुछ अगर एक्ट किया हुआ है तो कोर्ट से प्रोहिबिट करती है। इसमें कुछ पनिशमेंट की बात नहीं है। कोर्ट क्या करती है कि प्रोहिबिट करती है कि ऐसी चीज़ आप मत करो, या कमांड करती है कि ये जो तुमने पैसे से ले लिए ये उसको वापस दे दो। तो कुछ रॉन्ग हुआ है उसको सिंपल तरीके से इंजंक्शन लेके आना। तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर, इंजंक्शन का ऑर्डर मतलब कि कोर्ट ऐसा कुछ बोलना कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, या फिर प्रोहिबिट करती है कि ऐसा मत करो, या फिर जो तुमने गलत किया है उसको अंडू करो, मतलब उसको चेंज करो। एन इंजंक्शन इज अ जुडिशियल प्रोसेस whereby a party is required to do or refrain from doing any particular act। तो पार्टी को कुछ करना है या फिर उसको रिफ्रेन करना है, उसको नहीं करवाना है कोर्ट को, ये तुम मत करो, कि ट्रेसपासिंग की है अभी से मत किया करो, तो ये इंजंक्शन का ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइन और पेनल्टी और कॉम्पेंसेशन की बात नहीं है। इट इज़ अ नेचर ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ, एक प्रिवेंटिव रिलीफ है ग्रांटेड टू पर्सन हु अप्रहेंड्स पॉसिबल फ्यूचर इंजरी। उसको लगता है कि फ्यूचर इंजरी पॉसिबल हो सकती है कोर्ट को, तो वो बोलेगा कि आप अभी से ट्रेसपासिंग मत करो, तो वो एक तरह का प्रिवेंटिव पहले से ही बता देगा, तो दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। The law relating to injunctions is contained in Specific Relief Act and CPC। Injunctions are of various types such as interlocutory, mandatory, परमानेंट, टेम्पररी। इंजंक्शंस जो है वो इंटरलोक्यूटरी भी हो सकते हैं, मतलब बीच में कोर्ट कुछ बोलेगी कि ये जो है वो स्टॉप कर दो। दूसरा मैंडेटरीली बोलेगी, इंजंक्शन तो है लेकिन मैंडेटरी है, आपको उसके घर पे जाना ही नहीं है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम इतना फाइन या पेनल्टी लगेगा, तो वो मैंडेटरी उसको मानना है, कंपलसरी मानना है। परमानेंटली भी हो सकते हैं इंजंक्शन, कि परमानेंटली किसी को बोलना कि अभी से आप ड्राइविंग नहीं करोगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंटली सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन या कोई फाइन वगैरह की बात नहीं है, सिर्फ इंजंक्शन है, एक तरह का ऑर्डर है कि ये तुम मत करो, टू नॉट टू डू समथिंग और टू डू समथिंग। तो ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। टेम्पररी भी हो सकता है कि 6 महीने तक तुम गाड़ी मत चलाओ, तो वो इंजंक्शन टेम्पररी हुआ। परमानेंट है तो इंजंक्शन परमानेंट हुआ। ये एडजॉर्नमेंट लास्ट करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। द suit or case for hearing before the court is adjourned by that court till next date। सबको पता है adjournment मतलब court is adjourned to next date, next date पे वापस जो है वो postpone होना बेसिकली। तो ऑर्डर 17 of CCP deals with powers of the court to grant time and adjourn hearing for unavoidable reasons। तो ऑर्डर 17 CCP का कोर्ट को पावर देता है कि कोर्ट टाइम दे सके केसेस को और हियरिंग को एडजॉर्न कर सके। अगर अनअवॉइडेबल रीजंस है, किसी कोई बीमार है, कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट एडजॉर्नमेंट देती है, पोस्टपोन डेट, फ्यूचर डेट देती है। तो ऑर्डर 17 क्या बोलता है कि आफ्टर कोर्ट स्टार्ट्स हियरिंग ऑफ अ सूट इट विल बी कंटिन्यूड
till the final disposal of the suit. एक बार अगर कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट हुई तो वो कंटिन्यू होगी जब तक फाइनल उसका सूट का डिस्पोजल नहीं होता है. एज अ जनरल रूल, when hearing of evidence has once begun, such hearing shall be continued. जनरली रूल क्या बोलता है कि एक बार अगर हियरिंग चालू हुई है तो वो कंटिन्यू हो, डे टू डे हो, एंड द एडजॉर्नमेंट शुड बी ग्रांटेड ओनली फॉर अनअवॉइडेबल रीजंस. कोर्ट जो ये ऑर्डर है 17 CCP का, वो ये बोलता है कि सिर्फ अनअवॉइडेबल रीजंस में ही एडजॉर्नमेंट होनी चाहिए, पोस्टपोन्ड होना चाहिए. नहीं तो रूटीन में अगर कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया आज के काम करने का तो वो नेक्स्ट डे वापस केस चलना चाहिए. बट अनअवॉइडेबल रीजंस है तो कोर्ट जो है वो पोस्टपोन कर सकती है. द पार्टी टू द सूट में रिक्वेस्ट द कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, बट कोर्ट के पास भी इतने सारे केसेस होते हैं कि उनको पोस्टपोन डेट, फ्यूचर डेट देनी पड़ती है, बिकॉज नेक्स्ट डे किसी और की डेट होती है और इतनी सारी फाइल्स हैं इंडिया में. द पार्टी to the suit may request the court for adjournment of the matter on the grounds of illness. वो बता सकते हैं कि मैं इल हूँ, या अदर sufficient ground of incapacity. उसमें कोई भी पार्टी जो है वो, इवन उसका एडवोकेट, वो सामने वाले का एडवोकेट या खुद बंदा या जो भी अक्यूज है, प्लेंटिफ है, डिपेंडेंट है, जो भी है, उनमें से कोई भी अगर इल होगा तो पोस्टपोनमेंट, एडजॉर्नमेंट की मांग कर सकता है. अदर कोई सफिशिएंट रीज़न है, इनकैपेसिटी टू अटेंड द मैटर, कैपेसिटी नहीं है, इज़ अनेबल टू अटेंड द मैटर, वो प्रोसीडिंग्स में नहीं आ सकता है, तो द पावर टू ग्रांट एंड एडजॉर्नमेंट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. डिस्क्रिशनरी मतलब ये कोर्ट अकेले का ही पावर है. ये एडजॉर्नमेंट कोई वकील, कोई एडवोकेट, कोई खुद बंदा नहीं दे सकता. ये कोर्ट के पास ही अपना खुद का पावर है. कोर्ट ही सिर्फ एडजॉर्नमेंट डेट दे सकती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक. Thank you, Miss. वेलकम. Good night. गुड नाइट.